तो पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिफाई करने के लिए क्या कोचिंग संस्था आपको अपने बेस्ट टीचर से पढ़ाते हैं, बाद में टीचर भी छोड़ के जाने लगते हैं कोचिंग। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे कई बार उसमें थोड़े कमज़ोर होते हैं। उसके अलावा आप किसी भी पेपर को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मतलब आप कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एस्से में कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा नंबर, मैंने यूथ कंपटीशन की बुक को रेफर की, ग्रेजुएशन के बाद ही आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और इसके लिए आप ये बुक पढ़ें। आप वो गलतियां क्या कर देते हैं तैयारी के दौरान कुछ? तो पॉजिटिव सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग इंसिडेंट्स और एनेक्डोट्स के थ्रू यही चीज उस बुक में बताई गई है। तो ये बुक मुझे बहुत पसंद है, मैं वापस जाती रहती हूँ इस बुक के पास। अच्छा, ये भी रहा है कि जैसे पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए क्या कोचिंग संस्था ज्वाइन करने के लिए ये होना चाहिए कि कोचिंग ज्वाइन करना तभी पीसीएस क्वालिफाई कर सकते हैं हम? मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है एज सच। मैंने हो सकता है मॉक वगैरह दिए हो, टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने ली है किसी कोचिंग की। तो टेस्ट सीरीज वगैरह आपको वैसे भी मार्केट में भी मिल जाती है। बाकी मैंने एज सच कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। जब मैंने बहुत इनिशियली मेरा कॉलेज खत्म हुआ था तो मैंने लखनऊ में ऐसे ही एक रीजनल लोकल कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, जो कि मैं 2-3 महीने ही गई थी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि यहाँ पे मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है। आधी से ज्यादा कोचिंग स्कैम लगती हैं। शुरू में 1-2 महीने वो आपको अपने बेस्ट टीचर्स से पढ़ाते हैं, बाद में टीचर भी छोड़ के जाने लगते हैं कोचिंग्स को। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज्यादा कंटेंट है और फ्री में कंटेंट इतना अवेलेबल है। टेलीग्राम पे आपको आधी से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, यूट्यूब पे इतनी चीजें मिल जाती हैं। यू जस्ट नीड इंटरनेट कनेक्शन, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी और कुछ भी नहीं है। तो एआई से आपको कितनी चीजें मिल जाती हैं। तो ये तो मतलब ये तो चीज ही खत्म हो गई। तो मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि मैम मैं ग्रामीण इलाके से पढ़ाई कर रही हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? तो मतलब यही चीज है कि बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बाकी सब कुछ आपको चलाना आता हो, सब कुछ हो जाता है। अच्छा, ये भी रहा है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का क्या फैक्टर रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सिलेक्शन प्रोसीजर में? लैंग्वेज का तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है। मेरा पर्सनली इंग्लिश मीडियम था, लेकिन मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि यूपीएससी में शायद ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ा कम फायदा मिलता है, लेकिन मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है यूपी पीसीएस में स्पेशली, क्योंकि एक तो हिंदी पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका एक। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे कई बार उसमें थोड़े कमजोर होते हैं। उसके अलावा आप किसी भी पेपर को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मतलब आप चाहें तो GS1 को हिंदी में लिख दें, एसए इंग्लिश में लिख दें, GS2 को हिंदी में लिख दें, GS3 को इंग्लिश में लिख दें। तो लैंग्वेज का तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं। इवन इंटरव्यू तक में आपको इंग्लिश में नहीं होता है, बाईलिंगुअल में होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसी तरीके की आम बोलचाल की भाषा में इंटरव्यू तक होता है। इवन यूपीएससी में आपका रहता है इंग्लिश, आपको एक मीडियम चुनना पड़ता है, लेकिन पीसीएस में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी नुकसान होता है। बल्कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा फायदा ही होता है, क्योंकि हिंदी का पेपर तो एक है ही, और एसए में भी यूजुअली ऐसा देखा गया है, आंकड़े रहे हैं कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एसए में कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा नंबर मिलते हैं। और इंटरव्यू में भी अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी है तो वो भी कई शब्द सीखता है। मतलब हमें सीखने पड़ते हैं कि हाँ, अगर वो ऐसा बोले तो थोड़ा एक फॉर्मल भाषा में हिंदी में हम कैसे उन्हें जवाब दें, क्योंकि आप ज्यादा इंग्लिश बहुत बोलेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो जिस तरह से आपसे पूछें उस तरह से आपको जवाब देना पड़ता है, और 95% ऑफ द टाइम वो आपसे हिंदी या बाईलिंगुअल भाषा में ही पूछते हैं। अच्छा, ये जैसे कि PYQs के लिए कोई बुक्स फॉलो अप कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो बार बार ये PYQs के लिए मुझे लगा बहुत सारी बुक्स आ गई हैं। अगर प्रीलिम्स के PYQs की मैं बात करूं तो मैंने यूथ कंपटीशन की बुक को रेफर किया था प्रीलिम्स के PYQs के लिए। उसके अलावा जो मेंस के PYQs थे मैंने उसके लिए घटना चक्र को रेफर किया था, और बाकी इंटरव्यू में तो ट्रांसक्रिप्ट सबको मिल ही जाती हैं। आपका एजुकेशनल थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, क्या है? मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने BA किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद मैंने MA किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, और MA खत्म होने के बाद से ही मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, तो ऐसी कोई बहुत ही फैंसी एजुकेशन मेरी नहीं रही है, नॉर्मल BA MA वाली ही एजुकेशन मेरी रही है। तो हो सकता है इस एजुकेशन में भी लोगों का, हर किसी को इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, बीटेक वाला होना जरूरी नहीं है। एक ये भी रहा है कि जैसे छात्र जब
12th पास करते हैं या 10th पास करते हैं तो उनका प्लान बन जाता है कि अभी से ही हम एक कोचिंग ले लेंगे और उसी से पढ़ाई हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो ग्रेजुएशन के आने के पहले वो सब सेटअप तैयार करने लगते हैं और बीच बीच में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि एक परफेक्ट टाइमिंग कब होती है प्रिपरेशन के लिए। परफेक्ट टाइमिंग तो सर मुझे लगता है ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है। ये मतलब हर किसी का पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन अगर मैं अपने विचारों की बात करूं तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप 12th के बाद से ही प्रिपेयर करने लग जाते हो तो एक तो आप अपने कॉलेज के सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते हो। ये प्रिपरेशन ऐसी है कि आपको एक प्लान बी की जरूरत भी पड़ती है। मतलब ऐसे आप सोचो, बहुत करेजियस होकर के सोच तो लो नहीं यही मेरा प्लान ए है, यही मेरा प्लान बी है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचो तो बहुत लोग देते हैं। थोड़ा आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। प्लान बी के लिए आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। अगर घर नहीं होता है, आगे आपको जॉब की जरूरत होती है, तो उसके लिए आप ग्रेजुएशन तक अपना प्लान बी पहले सिक्योर कर लीजिए और बाद में आप आइए प्रिपरेशन में। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, 1-1.5 साल अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, फिर आप एग्जाम दीजिए। लेकिन अगर पहले से इंसान प्रिपेयर करता है तो मुझे लगता है बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं तो इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 12th के बाद से ही कोचिंग्स के फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किए, 4-4 साल 5-5 साल वो क्लासरूम कोर्स करते रहे। जब एक्चुअल पेपर देने का टाइम आया तो उन्हें लगा कि हम तो अभी तैयार ही नहीं है, अभी हमें और अलग से भी प्रिपरेशन नहीं, ये तो कोचिंग कर रहे थे, अब हमें सेल्फ स्टडी करनी है। अभी तक तो टीचर का हम पढ़ रहे थे खाली। तो और बाद में जब एक्चुअल एग्जाम देने का टाइम आता है तो वो बर्न आउट हो जाते हैं, फिर उनका मन भी लग जाता है। तो हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पहले से करके उनका अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। तो अगर आप करना भी चाहें तो आप कुछ एक चीज कर सकते हैं, जैसे आप थोड़ा जनरल नॉलेज से आप थोड़ा सा अवेयर रहें, एनसीईआरटीज वगैरह आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर फुल टाइम प्रिपरेशन होती है वो मुझे लगता है ग्रेजुएशन के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन का टाइम, कॉलेज का टाइम ऐसा होता है जो आपके जीवन पर्यंत की यादें होती हैं। सबसे अच्छे दोस्त आप वहीं पे बनाते हो, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वहीं पे लेते हो। तो सिर्फ किताबी नॉलेज के अलावा मुझे लगता है जो जिंदगी के नॉलेज होते हैं वो आप वहां से सीखते हो। तो मुझे लगता है कि आपको ग्रेजुएशन के टाइम ग्रेजुएशन पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका बहुत मन है तो आप एनसीईआरटी वगैरह कवर कर सकते हैं, थोड़ा पेपर वगैरह पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। बाकी चीजें तो मुझे लगता है कि बाद में करनी चाहिए। एक ये मेन सवाल है कि जो मेधावी छात्र होते हैं वो गलतियां क्या कर देते हैं तैयारी के दौरान। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि उन्हें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, कुछ पॉइंट आउट कर लीजिए। गलतियां भी सबकी बहुत ही सब्जेक्टिव होती हैं। एक गलती तो मुझे लगता है कि इंसान बहुत ज्यादा आइसोलेट कर देता है खुद को। आपको मतलब हाँ अपना सर्कल छोटा करना है, लेकिन इतना भी आइसोलेट नहीं कर देना है खुद को कि आप डिप्रेस हो जाइए। बिल्कुल एक ना एक इंसान ऐसा होना चाहिए आपके पास कि मतलब आप उसके सामने जाकर के रो सकें, आपको बहुत परेशानी हो रही है उसके सामने बता सकें आप। तो एक तो ये है। उसके अलावा ये नहीं सोचना है कि इस प्रिपरेशन को अपनी जिंदगी नहीं बना देनी है। मतलब ये भी आपको सोचना है कि इस प्रिपरेशन के बाहर भी एक दुनिया है। हर कोई यूपीएससी या यूपीपीसीएस नहीं देता है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें करते हैं फिर भी अपने जीवन में सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये भी एक चीज, इवन मैं बताऊं कि इस बार जनवरी में ही मैंने अपना खुद का एक इंस्टाग्राम चैनल बना लिया था कि मैं अपनी पोएट्री शेयर करूंगी। कि मतलब मैंने सोचा था कुछ नहीं होगा तो अब मैं यही करूंगी, थोड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी। तो मतलब एक आपको ये कुछ ना कुछ एक चीज ऐसे करनी है कि मतलब आपको ये ना लगे कि मेरे पास कुछ है नहीं अब वापस लौटने के लिए। अच्छा, एक हार्ड सब्जेक्ट बताइए जो हार्डेस्ट सब्जेक्ट रहा हो पूरे प्रिपरेशन के दौरान, आपको लगता हो कि ये हार्ड है, इसे थोड़ा सा ज्यादा प्रिपरेशन करना होगा। ये मेंस में मैं बात करूं तो मुझे थोड़ा GS6 लगा है। और GS6 में क्योंकि बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है, अभी तक सिर्फ आपका मेरे ख्याल से 2-3 बार ही पेपर आया हुआ। अब 25 वाला तीसरा था, जो 24 मैंने दिया था वो दूसरी बार ही था। तो बहुत ज्यादा पता नहीं था कि क्या आएगा, क्या पूछेंगे। और इवन जो 23 का उन्होंने पूछा था 24 में बिल्कुल उससे उलट पूछ लिया था 26 में। 23 में उन्होंने पॉलिसीज पूछ ली थी और 24 में वो थोड़ा सिलेबस के पॉइंट्स पे फोकस किया था, थोड़ा एनालिटिकल ज्यादा पूछा था। तो GS6 मुझे थोड़ा सा टफ लगा था करने में, उसमें डेटा वगैरह बहुत रटना होता था आपको। और अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो थोड़ा सा ज्योग्राफी मेरे लिए थोड़ा सा रहता था। मुझे बहुत ज्यादा ज्योग्राफी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर मैं कोशिश करती थी जो बेसिक चीजें हैं जो कोई गलत नहीं करता है मैं वो ना गलत करूं। तो मेरे लिए ये 2 सब्जेक्ट थोड़े से चैलेंजिंग रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं अपने गैप्स को फुलफिल कर सकूं। एक आप अपना
रिकमेंडेशन बुक बताइए जो बच्चे पढ़ सके, कि उनको थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज मिले कि वो पढ़ते हैं, और नॉवेल्स वगैरह सारी चीज़ें लगे कि तो यही जो मैंने बुक आपको बताई थी इनिशियली, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ये आप पढ़ सकते हैं। मतलब ये ऐसी बुक है कि मैं बीच से कोई भी पेज इसका खोल के पढ़ने लग जाती हूँ अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है तो। मतलब यही है कि आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिव चीजें हो रही हो। मैं थोड़ा पेसिमिस्ट टाइप की इंसान हूँ, बहुत नेगेटिव 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 सोचने लग जाती हूँ। तो थोड़ा मतलब इस बार मुझे लग रहा है आप जो चीज सोच सकते हैं हर वो चीज मैंने की थी, चाहे वो मैनिफेस्टेशन करना हो, चाहे वो विजन बोर्ड बनाना हो, चाहे वो जर्नलिंग करना हो, चाहे इंस्टाग्राम पे अपना खुद का पेज बनाना हो। मतलब मैंने सब कुछ कर लिया था कि मतलब कुछ भी करने से हो जाए। एक सामने मेरे पेपर लगा रहता था जिसमें मैं मैनिफेस्ट करती थी कि GS1 में मेरे इतने नंबर आए, GS2 में इतने नंबर आए, GS3 में इतने नंबर आए। ऐसे करते करते अपना रोल नंबर लिखा रहता था कि अच्छा क्वालिफाइड ऐसे लगे। तो वही पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और इसके लिए आप ये बुक पढ़ें। आपको मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा इस बुक को पढ़ के। जब आप थोड़ा डाउन फेज को फील करेंगे तो ये बुक आपको काफी मदद करेगी। अच्छा, बी प्लान होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आप मतलब एक प्रदेश के सबसे बड़ी एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बी प्लान होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्लान बी होना चाहिए, लेकिन शुरू से ही आपको प्लान बी, मतलब जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स वगैरह आपने कर लिए, लेकिन पहले जब तक आप 1-2 अटेम्प्ट एटलीस्ट अपनी पूरी ताकत से नहीं दे लेते, तब तक आपको प्लान बी के बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए। ये आप तब सोचिए, जैसे कुछ ऐसे मेरे 1-2 दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि यार मैंने सब कुछ कर लिया है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कुछ किस्मत कम साथ नहीं दे रही है, क्या हो रहा है। तो तब आप हो सकता है सोच सकते हैं, दूसरे पेपर्स के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पहले जब तक आपने अपना फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट, अपनी पूरी मेहनत नहीं लगाई है, तब तक मुझे नहीं लगता आपको प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। प्लान बी का मतलब यही हुआ ना कि दूसरा ऑप्शन तब हुआ जब आप सब कुछ करके देख चुके हैं और फिर भी वो चीज आपको नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आपको पता है कि यार देखो मैंने GS6 नहीं अच्छे से पढ़ा था, वो वाला मेरा रिवीजन रह गया था, आंसर राइटिंग मैंने अच्छे से की नहीं है। जब आपको खुद ही अपनी कमियां पता है, और किसी से दूसरे इंसान से ज्यादा इंसान को खुद की कमियां पता होती हैं, जब आप खुद ही अपने आप को जानते हैं कि हाँ यहाँ मेरी कमी रह गई थी, तो जब तक आप उन कमियों पे काम करके उनको सुधार के एक ऐसा अच्छा पावरफुल अटेम्प्ट नहीं देते हैं, तब तक आप कैसे दूसरे प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं। जब आपने ऐसा हो गया है या फिर 2-3 बार आपका वही सेम रिजल्ट रह रहा है, तब आप जरूर सोचिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब ये बात एक सच है, वैसे तो कोई भी चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक एप्टीट्यूड भी एक चीज होती है। हो सकता है अगर आपका एप्टीट्यूड ना हो, आप कुछ और बेहतर कर पाए, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, तो उसमें मतलब ये रहेगा कि आपका फेवरेट मूवी क्या है, इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद हम लोग मूवीज आपको देख। फेवरेट मूवी तो ऐसे मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम से कोई मूवी देखी नहीं है, बट अगर जो मैं याद कर पा रही हूँ, थोड़ा इंस्पायर करती है मुझे, तो तारे ज़मीं पर मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है ये मूवी। और बाकी बहुत टाइम से मैंने कोई मूवी देखी नहीं है, बहुत ही लंबे टाइम से मुझे उतनी वर्थ इट भी नहीं लगती है कि इतना ज्यादा देखने लायक हो। एक तो इंटरव्यू के दौरान 3 बार वो चीजें किया है, जैसे जेमिनाई, जैसे आपने ये पॉइंट आउट किया है कि जो AI का होता है, AI से आप कई सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, उसका एडवांटेज ये है, और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि उसे नहीं करना चाहिए, है कि नहीं डिसएडवांटेज तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि थोड़ा सा आप जितना पूछते हैं उससे कई बार कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देता है, तो आपको छांटना आना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज मेरे काम की है और कौन सी चीज मेरे काम की नहीं। कई बार वो रिपीटेटिव चीजें बता देता है, तो वहां पे जब आप कई बार उसको यूज करने लग जाएंगे तो आप खुद ही उसमें से काटना छांटना सीख जाएंगे। वो जैसे बता रहे हैं उसमें से भी आपको मतलब प्रॉम्प्ट देना आपको आना चाहिए। डिसएडवांटेज यही है कि लोगों को प्रॉम्प्ट देना नहीं आता है, उनको क्या आप जो इनपुट देंगे आपको वही आउटपुट मिलेगा। लोगों को इनपुट देना ही नहीं आता है, आप सीधे सीधे वही छाप के सीधे लिख देंगे तो वो अलग बताएगा, लेकिन आप तोड़ के लिखिए। आप कुछ ही मुझे इंट्रो ऐसा दो, कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक दो, केस स्टडीज पर दे दो, मुझे कोई इसके 4 एग्जाम्पल दे दो, तो आप इस तरीके से तोड़ के उससे पूछिए। आप ऐसे पूछेंगे तो बहुत ही प्लेन आंसर आपको बता देगा, जो कि शायद हर कोई पूछ रहा हो। लेकिन यहाँ पे भी कैच ये है कि आपको अलग अलग प्रॉम्प्ट डाल के टुकड़ों में तोड़ के वो चीज पूछनी है उससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया हम लोगों के लिए।